तो आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे मेरी प्यारी सी बहन शेफ आमना इलियास मेरा इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सोचे 10 रमजानुल मुबारक कैसे गुजर गया। वैसे पता तो चला लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पता चला। आपसे गुफ्तगू भी नहीं कर सकती क्योंकि आपको पता है हाथ धोए बगैर मुझे भी उलझन होती है और आपको भी उलझन होती है। जी हाँ, सफाई निस्फ़ ईमान है और हाथ साफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अगर आपको खूबसूरत जिल्द मिल जाए जिससे प्यारी सी महक भी आए और जर्म फ्री भी हो तो क्या ही बात है। सबसे पहले डेटॉल स्किन केयर, डेटॉल हैंड वॉश से हाथ साफ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि किचन में काम करने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अगर आप अपने हाथ अच्छे से साफ कर लेते हैं प्रॉपरली, और ख़वातीन अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो मेक श्योर दैट नेल्स के अंदर से भी साफ करें या नेल ब्रश का इस्तेमाल करें। जरासीम जब खाने में जाते हैं तो फिर सिर्फ आप नहीं, आपके सारे घर वाले बीमार होते हैं, वही लोग जिनके लिए आप इतनी मोहब्बत और प्यार से खाना तैयार करते हैं। ज़ूप से जल्दी से हम हाथ साफ करेंगे, ड्राई करेंगे और बढ़ते हैं अपनी शेफ के पास। भाई मज़े मज़े की लाल लाल स्ट्रॉबेरीज नज़र आ रही हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आज बन क्या रहा है, मेन्यू क्या है हमारा? आज शाही कोफ्ते बना रहे हैं, सबरोसो के कोफ्ते यूज़ करेंगे हम। ओह वंडरफुल, बाय द वे सबरोसो के कोफ्ते इतने मज़े के हैं और ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है, बस थोड़ा आपने मसाला तैयार करना है, कोफ्ते डालें और आपकी ज़बरदस्ती अंडे बॉईल करके बेशक साथ डाल दिए, नहीं रख डालने, जस्ट कोफ्ते वाला सालन बनाना है, ऐसे झटपट तैयार रेडी हो जाता है। जी, शाही कोफ्ते बना रहे हैं और स्ट्रॉबेरीज आपने देखी है, स्ट्रॉबेरी डेजर्ट डिलाइट बना रहे हैं और साथ एक ड्रिंक बना रहे हैं रेड क्वीन मॉकटेल। यानी कि आप अपने नाम की मॉकटेल बना रही है। हमारी रेड क्वीन इस वक्त आप लग रही है और वो हम बनाएंगे करशी जामे शीरी से। बिल्कुल। ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हम बढ़ेंगे अब ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलाम मेरी प्यारी बहन पेश करेंगी और कलाम भी लिखा है उस स्कॉलर ने जो आज हमारे शो का हिस्सा बनेगी। और लिखने वाली की भी क्या कहने, हमारी बहुत ही प्यारी, बल्कि मेरी प्यारी बहन प्रोफेसर नूरीत फातिमा, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं एंड कुरान थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुगन आपको, ऑन टीवी की तमाम व्यूअरशिप को, पूरी टीम को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। और आप आई तो 4 क्या करोड़ चांद लगा दिया हमारी ट्रांसमिशन। आपकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। और हमारे आपके साथ बैठे हमारे प्यारे भाई, जिनके साथ कल भी मुझे ट्रांसमिशन करने का मौका मिला और इतने प्यारे और सिंपल अंदाज में, और आई हैव टू से विद फैक्ट्स, हम खवातीन की सपोर्ट करने वाले। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स, खवातीन तो खवातीन को इंडोर्स करती हैं, बट जब हमारे भाई हमें इंडोर्स करते हैं फैक्ट्स के साथ तो उससे बहुत फर्क पड़ता है व्यूअर्स। और अल्लाह ताला सबको इन जैसा बनाए ताकि हम एक ज़्यादा पॉजिटिव माशरे और सोसाइटी में रह सकें। तो अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी हमारे साथ हैं, जिनकी कल की बातों से मैं इतनी मुतासिर हुई कि फिर उन्हें रिक्वेस्ट कर दिया कि प्लीज़ आज भी आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम एवरी टाइम। और आप इतने अच्छे अंदाज में कभी कभी मेरे अजीबोगरीब सवालों के भी जवाब दे देते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी बर्दाश्त करने का। नूरीत साहिबा, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया बच्चियों ने, सलमा ने, आपने लिखा, जिसके बारे में हमें बताएंगे। वैसे ये पहली दफ़ा जुगन मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा है, और अगर आपने पूछा है तो मैं आपको आज के दिन की मुनासिबत से उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इस करम नवाजी और इसके हुसूल की सारी स्टोरी सुना देती हूँ। हुआ ये कि मेरा एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम था और मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा कलाम मिले जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान तो हम नहीं बयान कर सकते, लेकिन मुझे एक इल्मी और अदबी जो ज़ौक़ था वो कोई भी कलाम मेरे दिल को लग नहीं रहा था। तो मैंने ये किया कि मैंने वज़ू करके 2 नफल पढ़े और उसके बाद मैं कागज़ कलम लेकर बैठी। तो ये बात जो शुअरा हैं इस चीज़ को समझते हैं कि बाज़ चीज़ें अता होती हैं,
बिल्कुल। वो अपने कसब से, अपनी कोशिश से ना लिखी जाती हैं ना क्रिएट की जाती हैं। तो ये उस वक्त जो है ये मुजद्दिदी मुझ पर साहब भी अता हमेशा हुआ। यही बात करते हैं, जब भी उनसे मुलाकात होती है, कभी प्रोग्राम में, कभी उनसे बातचीत हो, तो मुजद्दिदी साहब भी मुझे यही कहते हैं, क्योंकि आप खुद भी नात को शायर हैं, तो बहुत ही, और स्कॉलर तो आप हैं ही, तो बात ये है कि वो भी यही कहते हैं कि जुगन ये अता होती है, बिल्कुल, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, अपनी ये कोशिश से नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ऑन टीवी तो अपनी टीम की सिलेक्शन करे कि कौन बात करेगा इस हस्ती पर, और क्या अल्लाह रब्बुल करीम ये तकसीम ना फरमाए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इनकी शान बयान करेगा? तो ये सिलेक्शन वहाँ से होती है। तो हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये अल्लाह का करम है। और ख़ास तौर पर मैं एक शेर की तरफ, एक जो इसका बंद है उसकी तरफ इशारा करूँ कि जब भी मैं ये पढ़ती हूँ ना कि माल अपना जो दी पर लुटाती रही, सख्तियों में जो हिम्मत बंधाती रही, जख्म खाती रही, मुस्कुराती रही, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। जुगन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुद को बहुत कंपोज करके भी इस स्टैंजा को पढ़ के देखा, लेकिन मैं जब पढ़ती हूँ वो 25 साल की रफ़ाकतें, वो कुर्बानियाँ, वो इसार, वो जज्बा फिदाइयत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के लिए था, वो मेरी आँखों से अदब बनकर, शुक्राना बनकर छलक पड़ता है। तो मैं समझती हूँ हमें आज का दिन ख़ास तौर पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जो मुहसिनाए उम्मत भी हैं और जो मुस्लिमा अव्वल भी हैं, क्योंकि हर जो मुसलमान है वो उनके कलमे के बाद कलमा पढ़ने के काबिल हुआ, तो आज उनका एहसान भी मानना चाहिए। अहमद साहब, अगर हम बड़े हिस्ट्री की तरफ, हिस्टोरिकल पस मंज़र पे जाना बहुत ज़रूरी है। सो हज़रत खदीजा का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला तारुफ कैसे हुआ? शुरू से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया हज़रत जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपने ख़वातीन का एक मेला लगा हुआ था, उसमें आप भी मौजूद थी। उससे कबल आपके 2 निकाह थे और उनसे आपको तलाक हो चुकी थी। आपके 2 बेटे भी थे, हिंद और हाला, बाद में मुसलमान हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बने। वहाँ एक राहब आया और उसने आवाज़ दी, ए ख़वातीनों, यहाँ ख़वातीन के दरमियान मर्द का आना अच्छा तो नहीं, लेकिन एक रसूल आने वाला है और वो तुम में से एक ख़ातून जो है उसकी ज़ौजा बनेगी। अब वो ख़वातीन ने तो इस बात को ना समझा, बल्कि उसको बुरा भला भी कहा कि ख़वातीन में तुम किधर आ गए। लेकिन जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा ने इस बात को अपने जहन में बैठा लिया और इस इंतज़ार में रही। आपने कोई निकाह नहीं फरमाया। आप चूँकि ये तो सब जानते हैं कि एक मालदार ताजरा थी, और ताजरा भी ऐसी कि इस्लाम कबूल करने से कबल भी आप बापर्दा थी, और लोगों के साथ जो डील होती, जो सौदा होता, वो आपके ग़ुलामों के ज़रिए से होता। आपकी एक लौंडी थी नफीसा और एक आपका ग़ुलाम था, उनके ज़रिए से आप बातचीत करती थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सारा पस मंज़र उनके ज़हन में रहा, और दिन ब दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है अमीन और सादिक़ होना वो मक्के की दीवारों में उभर रहा था। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चर्चे हैं वो हो रहे थे कि हज़रत जनाब सैयदना अब्दुल्ला का बेटा है, जनाब सैयदना अबू तालिब का भतीजा है, जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। तो दिन ब दिन ये आपकी जो तजल्लियाँ हैं ये बढ़ रही थी कि इन्हीं के दौरान जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा तक भी ये बात। अलामा साहब, माजरत, ब्रेक में जाना ज़रूरी था, आप अपनी बात के बीच में थे। हम बात कर रहे हैं उस अजीम हस्ती की जिन्होंने हम ख़वातीन बल्कि हर इंसान के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल क्रिएट किया। जी, जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा तक जब हुज़ूर के तज़किरे जमीला पहुँचे और आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कहीं मेरा माल भी फ़रोख्त करने के लिए आप ले जाएं। अब आपको उसमें खसारा उससे कबल काफ़ी हो चुका था, 1-2 मरतबा। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये पैगाम पहुँचा और उससे
कबल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया कि अगर आप खदीजा का माल ले जाएं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो नहीं पैगाम भेजूँगा। अब हुजूर का ये मुकालमा घर में भी जारी है और उधर से पैगाम भी आ गया कि आप हमारे माल को लेकर जाएं। और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आपके तज़कारे जमीला को सुनकर, आपकी मोहब्बत और दाग उन पर बैठ चुकी थी, अपने ग़ुलाम से फरमाया कि तुम मेरे ग़ुलाम हो मेसरा जी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तुम जाओगे तो उनके भी ग़ुलाम हो और उनकी ग़ुलामी करना। जब वो जा रहे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामलात, जब हुजूर को देखना, हुजूर की सीरत तैयबा, ये 40 साल बाद तो नबूवत का ये मामला नहीं ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हुजूर ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उस वक्त भी नबी थे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा का ग़ुलाम जा रहा है और जब उससे वापस पलटे तो अल-मुख्तसर ये है कि आपको 11 गुना ज़्यादा मुनाफा मिला। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये जो मामला था और हुजूर के तज़कारे जमीला बढ़ते गए और फिर जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जो है निकाह का पैगाम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भेजा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कबूल फरमाया। और ये आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़ अता फरमाया कि ये मोमिनीन की माँ, कि जिसे कुरान कहते हैं, अभी कारी साहब ने तिलावत की है कि मोमिनों की जो माँ हैं, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, वो कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात। ये उनको शर्फ़, ये उनको मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। और फिर जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, ये इतना बड़ा शर्फ़ कि आप एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाने के बर्तन उठाकर जो है तशरीफ़ ला रही थी कि जिब्राइल अमीन हाज़िर हुए। या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ये जो बर्तन लेकर आ रही है इसको अल्लाह का भी सलाम है और मुझ जिब्राइल का भी सलाम है। और जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा जब हाज़िर हुई तो हुजूर ने वो जो अल्लाह और अल्लाह के जिब्राइल का पैगाम था, जो सलाम था, वो आपको सुनाया और आप खुश हो गई। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फिर आपकी जो ज़िंदगी शुरू हुई और ये मामलात ज़िंदगी शुरू हुए। अब अल्लाह के नबी अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त वो क्या हैं? हज़रत खदीजतुल कुबरा के शोहर भी हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये मक्के की सबसे बड़ी ताजरा, सबसे बड़ी मालदार खातून। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब निकाह हुआ और सारा माल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया, हुजूर के कदमों पे निसार कर दिया। अभी कलमा नहीं पड़ा, लेकिन वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। इस हक़ में, हक़ के ज़ौजियत में आकर हुजूर की बारगाह में सारा माल पेश कर दिया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपके जो शब व रोज़ के मामलात थे, वो एक सीरत की ऐसी दास्तान है कि जो आज भी हम सब के लिए मशअल राह है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात का उसवा हसना जो है वो हम सब के लिए कामिल नमूना है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं मैम कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। वैसे तो एक एक अमल, एक एक माइनर से माइनर एक्शन से भी सीख सकते हैं, लेकिन आजकल की सोसाइटी में जिस किस्म का बिगाड़ है, जिस किस्म के मसाइल हैं, जो मामलात हैं, हम देख ही रहे हैं। अफरा तफरी का आलम है। एक ही घर में रहते हुए किसी को एक दूसरे की फिक्र नहीं है। बिल्कुल। पहले कहा जाता था कि माँ से बढ़ के कोई नहीं है, माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए अब तो माँओं का भी फोकस थोड़ा डिफोकस सा हो गया है। ऐसा ही तो इन सब पहलुओं पे अगर आप नज़र डालें। बहुत खूबसूरत आपका सवाल है और मैं समझती हूँ कि हम सिर्फ दिन ही नहीं मनाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि ऐसी हस्तियाँ जो हमारे लिए मीनारा नूर हैं, हम उनके यौम विलादत पर, यौम विसाल पर उनकी सीरत, उनके किरदार और उनसे जुड़े हुए वो असबाब जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, उनको आईना बनाकर अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। और मेरा ख्याल है कि यही इस्लाम का मतमई नज़र है। अब कुरान पाक में जिस तरह जिक्र हो रहा था, कुरान ने आपको एक्सेप्शन करार दिया कि या नबी या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों, ए नबी की बीवियों, तुम आम ख़वातीन नहीं हो। यहाँ से ही पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़ौजा अल्लाह करीम की सिलेक्शन है।
अब जब ज़ौजा अल्लाह की सिलेक्शन है तो आप देखिए उसके बाद उनके जो काम हैं, अफ़ाल हैं, उमूर हैं, अखलाकियात हैं, सीरत है, किरदार है, गिव एंड टेक है, वो भी तो अल्लाह रब्बुल करीम की निगरानी में होगा। अब जब आपने असबाब की बात की, अपनी सोसाइटी को सामने रखती जाइए और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात को सामने रखिए। सबसे पहला जैसे जिक्र हुआ कि आपको कारोबार करने का हक़ इस्लाम ने दिया। इंडोर्स कौन कर रहा है? नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जुगन ये वो दौर है जिस दौर में उकास का बाजार लगता था, औरतें बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, बल्कि औरत को तो इंसान भी नहीं समझा जाता था, औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था। एक नहीं 8-8 12-12 बेटियों को एक एक बाप जिंदा दफन करता था। कारोबार करना तो बड़ी दूर की बात। उस दौर में आप ताहिरा हैं, उस दौर में आप मलिकतुल अरब हैं, और मोर देन 75% मक्का जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था वो आपके कारोबार के साथ मुंसलिक है। अब एक खातून का 3/4 इलाका पूरा जो है वो उनके अंडर काम कर रहा हो तो आप उसका करोफर तो देखिए, आप उसकी आसाइश नाजो नियम तो देखिए। मगर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चचाजाद नफीसा बिनते मुंबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़रिए से निकाह का पैगाम भेजा तो आज की लड़की के लिए ये ट्रेंड सेट कर दिया कि जो लड़के को सूरह निसा की रोशनी में कुरान हक देता है ना, सूरह बकरा की रोशनी में जो हक औरत को इस्लाम देता है, उसकी पहली मिसाल कायम करने वाली औरतों में, उम्मत में सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपने जो ऑडियंस है हमारे साथ उनको मौका दें कि वो भी सवाल पूछें और अपने सवालों के जवाब पाएं। और ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस मेंबर्स जो सवाल करेंगे उनको मिलेगा हेवन पर्ल ब्यूटी क्रीम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आप भी दुनिया के खूबसूरत लोगों में से एक, जो हेवन पर्ल का स्लोगन भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूँगी औरतों के जॉब या कारोबार करने के लिए क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हेवन पर्ल की तरफ से इनको प्लीज़ गिफ्ट हैम्पर दे दीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच। जी, ख़वातीन के कारोबार या जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अंडरस्टैंड करना चाह रही है हमारी ऑडियंस। देखिए, इब्तिदान मैंने एक बात अर्ज़ की है कि जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, चूँकि आज हम उन्हीं से जो है तमाम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, उस वक़्त तक अभी कलमा नहीं पड़ा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाकत भी नसीब नहीं हुई, और मक्के की बहुत बड़ी ताजरा हैं, मालदार ख़ातून हैं और तजारत करती हैं, लेकिन हाल ये है कि उस वक़्त भी बापर्दा तजारत करती हैं। आज भी अगर ख़वातीन करना चाहें तो पहली बात तो ये है कि उसके जो रूल ऑफ रेगुलेशन हैं वो कवानीन में रहते हुए, बापर्दा रहते हुए, हदूद में रहते हुए कारोबार कर सकती हैं, उसमें किसी बात की कोई ममानत नहीं है। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसके अंदर? इसकी सिर्फ सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ही मिसाल नहीं, बल्कि वो तो ट्रेंड सेटर हैं। उन्होंने जो ट्रेंड सेट किया, आगे आप देखिए उम्महातुल मोमिनीन के अंदर कई अज़वाज हमें मिलती हैं कि वो चमड़े को रंगने का काम किया करती थी, सहाबियात खाना बना के उसको जिस तरह से हम ये कैटरिंग का काम करते हैं वो किया करती थी। फिर आप देखिए हज़रत रफ़ीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सर्जन हैं, जो ग़ज़वात के अंदर नज़र आती हैं, यानी आर्मी के अंदर। फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हेड मुकर्रर की गई। मुख्तसर हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु तआला कोड़ा लेके निकला करती थी और बाज़ार के अंदर ही, आजकल रमज़ानुल मुबारक है तो वहीं पर ही एहतसाब फरमाया करती थी। तो ये इस्लाम ने हमें जो ट्रेंड दिया है, चीफ जस्टिस तक ख़वातीन रही हैं, मुअल्लिमा रही हैं, तो इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन जैसे बात हो रही थी कि शरई हुदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए आप हलाल जितने भी पैरामीटर सेट किए गए हैं कारोबार के लिए, जॉब के लिए, उनको एडॉप्ट करें तो इस्लाम कभी भी रोकता नहीं, बल्कि अप्रिशिएट करता है औरत को भी काम करने के लिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मिसेस जुल्फ़कार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन की कमाई पे उसके शौहर का कितना हक़ है? आई लव दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको एक मिलेगा, लेकिन मैंने दिल में आपको 2 दिए हैं इस पर। जी बोल्ड क्वेश्चन, और इस पर मैं अप्रिशिएट करूँगी। बाज़ शौहर आने गिरामी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे नॉलेज में है कि वो ATM कार्ड तक अपने पास रखते हैं,
तो इसमें इस्लाम ने जो उसूल दिया है, ज़ाब्ता और कानून, कि औरत जो कमाएगी पहले तो मर्द की इजाज़त उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, और अगर वो इजाज़त देगा तो इस्लाम ने उसकी जितनी भी कमाई है उसके ऊपर खालिसतन 110% औरत का हक रखा है कि अपनी मर्ज़ी से उसको जहाँ चाहे खर्च करे, शौहर को देना चाहे, और अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी कोई सीरत अपनाना चाहे तो आपने तो अपना सारे का सारा माल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन पाक पे निछावर कर दिया। यानी कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें उन पैसों के साथ, चाहे आप अपने शौहर पे ही सारे पैसे खर्च कर दें, नो इश्यूज, या घर पे खर्च करें या व्हाटएवर, लेकिन आपके ऊपर ये इन्फोर्स्ड नहीं, राइट रामा साहब? जी बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा आप भी अगर इसके ऊपर क्लैरिटी दे दें, बिकॉज़ देखिए जब मर्द हजरात अक्सर, मैंने सॉरी सर मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मेरे घर में ऐसी बच्चियों ने काम किया हुआ है जिनको मैंने कहा कि बेटा आप के 2 बच्चे हैं, आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में घर भी भागती हो, आगे पीछे कैसे मैनेज करती हो? कहती जी मेरा शौहर जो है वो काम नहीं करता, और वो कहता है तुम काम करो मैं घर पे रहूँगा तो देख लूँगा। कहती बच्चे भी मेरे रुल जाते हैं, शौहर भी नहीं काम करता, और फिर जो मैं कमाती हूँ और तनख्वाह वो खुद आके पकड़ता था। तो फिर मैंने एक दिन रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने कहा जी उसने काम किया, पैसे मैं उसके हाथ में दूंगी, उसने आपको पकड़ाने, जो मर्जी करना है वो उसकी मर्जी है। लेकिन बात यह है आप कितना को इन चीज़ों में बोल सकते हैं, किसी के घर के मामलात बर्बाद हो जाए या ख़राब हो जाए आपकी वजह से, आप भी पीछे हो जाते हैं। तो इसके बारे में ज़रा गाइडेंस। देखिए मियाँ और बीवी ये दोनों घर चलाने के लिए मैनेजमेंट के सारे मामलात में इन दोनों के में से कोई एक भी अगर एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट है तो निज़ाम नहीं चलता। तो वैसे तो मर्दों के हकूक़ हैं ये कि वो अपनी ख़वातीन, अपनी ज़ौजा के लिए, बच्चों के लिए एहतमाम करें और वो कारोबार करें, तजारत करें या मेहनत मजदूरी करें, किसी हाल में भी वो अपना काम करें और उनको लाकर खिलाएं। और अगर कंडीशन ये है तो फिर ख़वातीन जो हैं अगर वो कारोबार करती हैं तो वो उसको, जिस तरह प्रोफेसर साहिबा ने बताया है कि ये बिल्कुल इन्होंने शरई कवानीन के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट बताया है कि वो इस तरीके से फिर वो अपने ख़ुद भी रखें और अपने घर का निज़ाम भी चलाएँ। और वही वाली चीज़ ना कि औरत के सारे अखराजात, सारे एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी मर्द पे है। बेशक अगर वो काम करने की इजाज़त दे देता है तो ग्रेट, आप जॉब करो, आप अपनी सारे मामलात करो। लेकिन जैसे कि मैं बड़े खुश होकर कहती हूँ अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आपके सारे पैसे भी मेरे और मेरे सारे पैसे भी मेरे, ठीक है ना? एक्चुअली हम जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ मजाक पे ख़वातीन कहती है, वेस्ट में भी ये बात कही जाती है। एक्चुअली हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है कि हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम औरतों को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे साथ हैं नासिर मदनी साहब जो ASI हैं और वो भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं आज की ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें ऐसे प्रोग्रामों में नहीं होती। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ आपके खूबसूरत प्रोग्राम को। आन TV की तरफ से ख़वातीन के हकूक़ के बारे में आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। चूँकि आज दिन है सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो मेरी बहन सना खान ने आपकी मनक़बत पेश कर दी, तो मैं आपकी शहज़ादी कौनैन सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाज़री पेश करूँगा। सल्लु अलल हबीब। हमारे मुँह छोटे बेशक और नाम इतना बड़ा, बेशक, और काम उससे भी बड़े, और बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया मेरे प्यारे भाई ने ब्रेक से पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। क्या खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा और किस जोश से आपने कलाम पेश किया मदनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब टॉपिक को तो कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के साथ अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है अल्लामा साहब कि हमें गाइडेंस भी दें साथ साथ कि आज की दुनिया, आज की सोसाइटी में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। जी अल्लामा साहब। जी देखें, हज़रत जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र पाक जारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनके साथ मोहब्बत कैसी थी जो कि आज हमारे लिए मशाल राह है, हमारी घरेलू ज़िंदगी में भी, और ये जो हर रोज़ की डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशानियां हैं, नफ़रतें भरी हुई हैं। देखें मोहब्बतों का कैसा हसीन इसमें आपको इम्तिज़ाज नज़र आएगा
कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र फरमा रहे थे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, वो बुढ़िया बुढ़ापे की उम्र की और आपके पास जवान अज़वाज मौजूद हैं और हुज़ूर आप फिर भी बार बार उनका ज़िक्र करते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आयशा मुझे खदीजा के मामले में परेशान ना करना, उसने उस वक़्त मेरा इकरार किया जब सारे ज़माने ने मेरा इनकार किया था। और 1 साल तक और उसने गम का साल था, गम गुसारी का साल था। और उसने मुझे उस वक़्त राहत पहुँचाई जब लोगों ने मुझे तकलीफ़ें दी, और इतनी मालदार होकर उसने मेरे साथ शैब अबी तालिब का जो दौर गुजारा है, मालदार होने के बावजूद। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा में आपने एक बात की थी कि ज़ौजा कैसी हो और शोहर के हकूक़ क्या हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी थी कि भाई इस शैब अबी तालिब में तो बनु हाशिम को रखा जाएगा, तो लिहाजा आपको इजाज़त है, आप जा सकती हैं। और उसने कहा, उन्होंने फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जहाँ आप होंगे खदीजा आपके साथ होगी। सुभान अल्लाह। ये आज मेरे और आपके लिए और पूरे मुआशरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए और तमाम मज़ाहिब में से हमें मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें एक एक बात के बारे में इशारा दिया गया। वो किसी ने क्या कहा था कि अकल को दौड़ा दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा न पाया हमने। हज़रत जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा आखिरी वक्त भी है ना जब, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आपने भेजा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर मेरी तरफ़ से अर्ज़ करें कि अपनी जो है कमली मुबारक मुझे अता फ़रमाएँ। अब जनाब सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने जब जाकर अर्ज़ किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पीछे पीछे चल पड़े, और हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास जब पहुँचे ना, तो आपने अर्ज़ किया कि हुज़ूर ये आखिरी वक्त है, अब तकलीफ़ है, तो मैंने जो है आपकी चादर मुबारक, कमली मुबारक तलब की थी ताकि ये मेरा कफ़न बने। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो जुमले हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा की ज़ुबान हक़ तर्जुमान से मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, खदीजा आपने ये कमली मांगी है, अगर मेरी जिल्द भी तलब करती तो मैं उतार के दे देती। तूने अपना मुझे इतनी राहत पहुँचाई है और मेरी इतनी खिदमत की है। और तमाम अज़वाज में से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त विसाल तक भी जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र फरमाते रहे कि एक दफ़ा आपके साहबज़ादे हाला जो है मस्जिद नबवी शरीफ में आकर जो है बोले, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे। हुज़ूर ने जब आवाज़ सुनी, अब दूसरा पहलू सुनिएगा, हुज़ूर ने जब आवाज़ सुनी तो हुज़ूर सोए हुए बेदार होकर उठ खड़े हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या वजह है? फरमाया कि मेरे हाला की मुझे आवाज़ आई है, मेरे हाला की मुझे आवाज़ आई है, मेरे हाला की मुझे आवाज़ आई है। यानी वो बेटा जो हज़रत खदीजतुल कुबरा का बेटा था, उनके साथ इतनी मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और हज़रत हलीमा सादिया आ जाए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत इतनी है कि उनको 40 बकरियां और 1 ऊँट पेश करें तोहफ़ा के तौर पर कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई माँ तशरीफ़ लाई हैं। जी प्रोफेसर साहिबा। जुगन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता मगर मेरे अहले बैत, मेरी क़राबत से मवद्दत रखना। आज के दिन बड़ी शर्म आती है, बहुत हया आती है जब मैं शैब अबी तालिब में आपका विसाल पढ़ती हूँ ना। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि भूख का ये आलम था शैब अबी तालिब में कि एक रात मैंने कुछ चमकती हुई चीज़ देखी, मैंने उसको उठाया, मुँह में डाला, वो चबाई नहीं गई क्योंकि वो खुश्क चमड़ा था। मैंने उसको जलाया और उस राख को पानी में घोल के पी लिया ताकि ज़िंदा रह सकूं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफ़ियत कर सकूं। 3 या 5 दिन पहले सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल होता है और उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो मुनीस व दमसाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो इस्लाम की सबसे पहली मुजाहिदा हैं, जिनके माल ने इस्लाम की बुनियाद साजी की, आपका जब विसाल होता है तो आप 1 साल आमुल हुज़्न मनाते हैं। हालांकि 3 दिन से ज़्यादा का सोग किसी का नहीं है,
तो आज उम्मत मोहम्मद आला साहिब सलात को ये सोचना चाहिए कि कुरान कहता है अनिशकुरली वाली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का। तो वो जो माओं में से भी सबसे अफजल माएँ हैं और उनमें से भी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि हर मुसलमान उनके इस्लाम का मकरूज़ है। आज के दिन उनको सलाम पेश करें, उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनकी कुर्बानियों को, उनके उसवा को अपनाएं। वो सीरत अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों, बेटियों, बहनों को पढ़ाएं। निसाब के अंदर से ऐसी चीज़ों को निकाल दिया गया है। क्यों? इसलिए कि हमें ऐसा मुआशरा तश्कील नहीं करना। तो यहाँ किसी का कोई भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हों, मगर हर मुसलमान को आज सोचना है कि वो जो आया क़राबत है, और मैं इस दुआ पर अपनी बात ख़त्म करूँगी कि मैं तो ये जो जगह जगह जाती हूँ एक ही दुआ मांगती हूँ। क्या वो एक कलाम पढ़ा ना हमारे भाई ने कि नौकर ज़हरादा, ये नौकर होना तब है कि अगर वो आपको अपना नौकर कह ले। मेरी दुआ ये होती है कि मोहब्बतें हों कबूल या रब, मवद्दतों का वक़ार लिख दे, तो अहले बैत नबी के दर की कनीज़ मेरा शुमार लिख दे। सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपकी ज़ात पर तो रब सलाम भेजता है, आपकी ज़ात पर तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सलाम भेजते हैं। आपकी ज़ात तो पूरी एक तारीख़ है, पूरा एक उसवा है, पूरी एक अकेडमी है। हम यहाँ से अगर वो फ़िदायत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम से आपको थी, वो मोहब्बत वो अक्स कर पाए तो बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज ज्वाइन करने का। जज़ाकल्लाह। कतरा बराबर, अगर हम एक दरिया या एक ओशन की बात करें तो कतरा बराबर भी हम बात नहीं कर पाए व्यूअर्स, क्योंकि मुँह छोटे बात बहुत बड़ी। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे स्कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान और हमारे साथ हैं तो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़। एक तो मेरी लाडली बैठी हुई है मेरे सामने, जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने बड़ा अप्रोप्रिएट रखा है, क्योंकि हर माँ और बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी हो, दुआ होती है कि बेटी हो तो प्यारी सी हो, क्यूट सी हो, बात सुनने वाली हो और हर जगह मुस्कुराहटें फैलाए। और मैडम दुआ खान कुछ ऐसी ही हैं, एक बेहतरीन एक्ट्रेस और एक बेहतरीन एंकर पर्सन, और सिर्फ 4 साल हुए इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत नाम कमा लिया माशाल्लाह हमारे बेटे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। लेकिन एक जेंटलमैन भी बैठे हुए हैं, हम उनको भी लिफ्ट करा देते हैं थोड़ी सी। तो हमारे साथ एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड एक्टर है, जो लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोज़र भी हैं, और हमारी बहारे रमज़ान का ये जो आप ऑडियो सुनते हैं ये इन्होंने कंपोज भी किए हैं, इसके लिरिक्स भी इन्होंने किए हैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। तो वेलकम करते हैं एहतजाम खान को इन मेहमान रहमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। क्या हाल हैं आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम है। मुझे ये बताइए कि एक तो ये जो आपने हमारा पूरा जो टाइटल कंपोज किया, क्रिएट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि बहारे रमज़ान का हिस्सा कैसे बने आप? अच्छा, मैंने पहले कभी भी रमज़ान का एक ट्रैक नहीं था किया हुआ, तो मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन का कुछ हिस्सा बनूं ज़रूर ना। और जब ये मेरे पास आया तो इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द OSTs, क्योंकि इसमें एक तो थोड़ा सा ये थोड़ा इसके अंदर नूरानी टाइप सा, थोड़ा अल्लाह ताला से लगाव टाइप सा कुछ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं कोई इतना नेक इंसान तो हूँ नहीं, लेकिन जब मैं इसके लिरिक्स लिखने बैठा तो ये क्योंकि एक आमद का सिलसिला होता है, और जैसे मैं लिखता गया मेरे दिमाग में वो लफ्ज़ आते गए, मैं उनको पिरोता गया और ये चीज़ बनती गई। और जब मुझे पता लगा कि आप इसको कह रही हैं तो फिर इसको 4 चांद और लग गए साथ। तो Thank you so much. और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये बना लिया, इसको कंपोज कर लिया, तो मेरे माइंड में था कि कोई ऐसी आवाज़ जो इसके साथ जस्टिस कर सके। तो वकास ने फिर इसको सिंग किया, और वकास इज़ सच अ नाइस सिंगर, और उन्होंने पढ़ा है इसको और बहुत खूबसूरत पढ़ा है इसको, जस्टिफाई कर दिया उसने ना। और वही वाली चीज़ होती है ना कि एक चीज़ ने जब फॉर्म होना होता है जी, तो चीज़ें खुद ही इन प्लेस आ जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और ऐसा ही हुआ कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं था पता कि मैं इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या करूँगा ना। जब ये स्टार्ट हुआ तो मुझे लग रहा था कि यार मैं इसको अभी और भी लिख सकता हूँ। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इट रियली इज़ ब्यूटीफुल एंड वी आर सो ग्रेटफुल आपकी कंट्रीब्यूशन का। देखिए हर इंसान अपना हिस्सा डालता है किसी ना किसी तरीके से, तो इतनी खूबसूरती से आपने अपना हिस्सा डाला कि मैं क्या कहूँ। एंड देन मैडम दुआ जी,
क्या चल रहा है आजकल आपकी जिंदगी में? रोजे नई इन्फॉर्मेशन आई है। तो कितनी नई इन्फॉर्मेशन है शामा ही। मैंने कहा आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं, रोजे चल रहे हैं। हालांकि दुआ एंड पे आती है। आपको पता है कि दुआ एंड में आती है, लेकिन इनको नहीं पता। इनको मुझे नहीं ये बताइए कि आपको पता था कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है? मुझे आइडिया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगा कि थैंक यू आपने बस बात कोई क्लियर कर दी बेटा, हम बड़ी कंफ्यूजन में है थे। ना, मैं इसीलिए आज आई थी, कंफर्म कर दूं आप सबको। मैं तो कल ईद मनाने लगा था। ओहो, चले आई एम ग्लैड कि क्लैरिटी होगी। अच्छा तेरी मजाक मजूक हो गया, अब जरा वापस आते हैं आप लोगों की तरफ। सबसे पहले तो दुआ, करियर का आगाज कैसे हुआ? 4 years ago यू स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी। वो जर्नी कैसे शुरू हुई? एहतशाम आपसे भी मैंने यही पूछना है जी। जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना, उसका स्कूल का प्ले था। तो वो जो प्ले था वो अलहमरा वगैरह के लिए जैसे प्ले होते हैं, तो उसके लिए प्ले था। तो मैं और मेरी मम्मा उसके साथ गए हुए थे। और लेकिन उसमें ये था कि जो कास्ट थी वो ड्रामे वगैरह के जितने भी आर्टिस्ट थे वो थे। तो उनमें से एक आर्टिस्ट में से उन्होंने कहा एक छोटा सा ना एक लफ्ज़ बोलना है, तो आप ना अपनी बड़ी बेटी को करवा दें। तो अब अच्छा, मुझे शुरू से क्या था, मैं ना बचपन में ना स्कूल में जितने भी प्लेज होते थे, डांस होते थे, जो भी होता था, सब में हिस्सा लेती थी। और वो बड़े बड़े कप लेकर आती थी। तो मुझे ना था कि नहीं यार ये अब मिल रहा है तो इसको तो करना चाहिए। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा एक छोटा सा है, उसको मुझे कर लेने दो। तो मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, हमारे तो कभी भी कोई नहीं आया, कहाँ से मैं तुम्हें करने दूँ ये वो। मैंने कहा कि नहीं, आप ना एक छोटा सा, कुछ नहीं होता, किसने देखना है। तो खैर वो एक छोटा सा उसका प्ले था, वो मैंने कर लिया। वो चला चुला तो नहीं, लेकिन मैंने ना, चला ही नहीं चला, कहाँ से सदके जाऊँ आपको। लेकिन अब मुझे था, अब मैं ना उस जस्तुजू में लग गई, अच्छा अब क्या करूँ आगे, कैसे आगे क्या करूँ। अच्छा वहाँ पे ना एक उन्होंने कहा हमारा ना एक फैशन शो है। अब मेरे लिए तो मुझे नहीं पता था कि बड़ा फैशन शो क्या होता है, छोटे फैशन शोज़ क्या होते हैं। मैंने उसको फैशन शो के लिए मैं रेडी हो गई। फर्स्ट टाइम ब्राइड बनना था और स्टेज पे जाना था, रैंप वॉक करनी थी। लेकिन उससे पहले अब मुझे हील्स भी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास उस तरह हील्स नहीं थी जो लड़कियां पहनती हैं, ऊंची हील्स और चलने के लिए। मैं ना बाज़ार गई, बड़ी ना सस्ती वाली 1200 1500 वाली। तो पैसे कहाँ थे तब? तो 1200-1500 आपको सस्ता लगता है आजकल? लाइक जैसे देखें एक पैर का बता, बड़ी एक पैर का बता। बड़ी शॉप से जैसे हील्स होती हैं 2500-3000, ये आपकी रेंज चल रही होती है। तो वो मैं लेकर आई और मैं ना अपने सहन में वॉक करती थी। तो एक दो दफ़ा लड़खड़ा आ गई, गिर गई। फिर मैं कहा नहीं यार चलना है, फिर लहंगा उठा के। लेकिन एट दैट मैंने क्या किया, जब मैं स्टेज पर गई मैंने जूता तारा, नंगे पाँव स्टेज पे भाग के अपना शो ख़त्म कर दिया। उसके बाद मुझे एक चैनल से एज आ एंकर, सबसे पहले भी मैंने स्टार्ट किया एज एंकर। मुझे एक जो था शो था वो आउटडोर किसी का था, लेकिन उन्होंने चैनल को दिया, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने एक प्ले किया काशिफ निसार का, फिर मैंने पीटीवी के लिए पहला ड्रामा किया, फिर वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की। बिल्कुल ऑसम। यस। एहतशाम, आपके करियर का आगाज कैसे हुआ? अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि मेरा कैरियर जो है वो स्टार्ट कब हुआ, क्योंकि उस टाइम बड़ी मल्टीपल सी चीज़ें चल रही थी। मैं अपना एक सोलो ट्रैक कर रहा था और वो सोलो ट्रैक एक्सीडेंटली कह दें या लकीली कह दें कि मैं उसमें आर्टिस्ट ऑफ द मंथ बन गया लाहौर का। उसके बाद मैंने जनान मूवी के अंदर ट्रैक किया। फिर क्योंकि जब मूवी का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो फिर मेरी काफ़ी सारी मूवीज़ स्टार्ट हो गई और उसके बाद OSTs का सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हुआ। उसके बाद अभी मुझे हॉलीवुड के जो बाइडन की कमेटी का मेंबर बना दिया उन्होंने, जिसमें मुझे और नवीद नौशाद को बनाया उन्होंने। फिर नवीद नौशाद के साथ मिलकर बड़ा काम किया। कामना शाहिद साहब की मूवी जो अभी की, लेकिन आइडिया ही नहीं हुआ वेरी ना। डिफिकल्ट टू स्टार्ट ना जी। म्यूजिक इज अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ। मतलब हर बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मुश्किल क्या होता है कि अच्छा मैं क्योंकि कंपोजिशन और लिरिक्स की तरफ तब आया कि जब मैंने इंडस्ट्री में आके देखा कि यार इतना अच्छा सिंगर है, इतनी अच्छी आवाज़ है। तो आई फील लाइक कि शुरू में तो मुझे शौक होता था यार मैं खुद गाऊँ ना, तो मुझे पता लगा कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ ऑलरेडी करने वाले बैठे हुए हैं और उनसे ही करवानी चाहिए जो जिसका काम होता है। तो मैं शायद म्यूज़िक के अंदर इंडस्ट्री में फुली इन्वॉल्व इस वजह से हो गया क्योंकि मैं लिरिक्स भी खुद कर लेता था, कंपोजिशन भी खुद कर लेता था और मेरे अंदर ये नहीं था कि यार अब मैंने कर लिया तो मैं खुद ही गाऊँ ना, सुनूं भी खुद ही, देखूं भी खुद ही, ऑडियंस भी खुद। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना लोगों का इतना बड़ा दिल होता नहीं है। बस ऐसी है क्योंकि मुझे शौक पड़ गया। मैंने आबदा जी के लिए लिखा, आसिम अजहर के लिए लिखा, नवीद नौशाद को लिख के दिया काफ़ी कुछ। बहुत से ऐसे नाम हैं हमारे, जिंगल्स काफ़ी आ गए मेरे पास, रॉयल टैग का,
वेरियस ब्रांड्स। जी जी, वेरियस ब्रांड्स के आगे, सॉरी। और फिर इसी तरह अभी लास्ट 2022 में मैं ये ब्राइडल वीक का शो स्टॉप पर था मिनाल के साथ, और मुझे पता ही नहीं चला कि जर्नी कब स्टार्ट हुई और कब चल रही और कैसे चल रही और किधर चल रही और है। किस पेस पे निकल पड़ी बल्कि आप। मैंने अभी ये जिस ड्रामे में ये थी उसमें मैं भी था, डेब्यू किया उसमें एक्टिंग का, और अच्छा, उसका वो भी म्यूजिक एक्टिंग का एक्सपीरियंस की तरफ मैंने आना है, लेकिन रमजान की 2 बहारें तो हमारे सामने बैठी हैं। दुआ और दुआ, आई मीन दुआ और एहतजाम। एहतजाम एकदम से खुश हुआ, मैंने सोचा कि जरा एकदम से गूगली मार खान के, और खान, ओ खान और खान, खान का स्केयर है, हम खानो खान हो गए। खानो खान हो गया। ओके, अब मेरी बात सुने, इससे पहले कि किसी को कानो कान खबर हो, खानो खान रिलैक्स करो। अब बढ़ते हैं उस जर्नी की तरफ जो एक्टिंग की जर्नी। आपको पता ना, मेरी तो एक्साइटमेंट एक्टिंग से ही होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट मौसीकी से। एंकरिंग क्योंकि घर की बात है, चलते फिरते कह रही है। चलते फिरते हो जाती है। अच्छा, वेरी सून आप एंकर भी बन जाएंगे, आप फिक्र ना करें। अब ये एक आखिरी काम रह गया आपका। कोई ताल्लुक निकल आया इधर भी तो उन्होंने फंसा लेना। देख लो, हम इधर भी आपकी टांग अड़ा दें। भाई दुनिया बदल गई है। जी। एक वक्त था जब छोटे होते थे तो ये कहा जाता था भाई एक्टर है आप, या एंकर है, या आप मॉडल, जी, या आप सिंगर हैं। आप हर चीज नहीं कर सकते। अब हमारे सिंगर्स एक्टर्स भी हैं, हमारे सिंगर्स एंकरिंग भी करते हैं बड़े बड़े शोज की। सो द फैक्ट इज आप कुछ भी कर सकते हैं, और अब दुनिया इतनी लिमिटेड नहीं रही, और ये चीज हम वेस्ट में भी देख रहे हैं और अक्रॉस द बॉर्डर भी देख रहे हैं। सो दुआ, आपकी एंकरिंग से जर्नी शुरू हुई, एक्टिंग फिर कैसे शुरू कैसे हुई? अच्छा, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो उसी दौरान एक मुलाकात हुई। मेरे कोऑर्डिनेटर थे, बड़े अच्छे हैं वो, पीटीवी के साथ बड़ा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना काशिफ निसार का ना एक प्ले है, और काशिफ भाई वैसे ही इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम। अब वो काशिफ निसार सुनना ही मेरे लिए ये था कि अच्छा काशिफ निसार का ड्रामा है। अच्छा, जो मेरा उनके साथ पहला प्ले था उसके अंदर कुछ ऐसे, सिर्फ आप समझ लें 2 एपिसोड्स का काम स्टार्ट हुआ। मैं उस पर भी खुश कि बस ठीक है, करवा दो, काशिफ भाई के साथ काम करना है। तो वो उनके साथ वो स्टार्ट किया, फिर उसी के बाद उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे एक और अपना प्ले दिया, फिर वो एक थ्रू आउट, फिर एक और प्ले दिया, वो थ्रू आउट चला। तो फिर एक्टिंग की जर्नी भी इसी तरह स्टार्ट हुई। तो देखे ना, अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर कर्म करना होता है, उनका सिलसिला शुरू करना होता है, जिसकी करना होता दुआ कर देता है, कबूल बिल्कुल। है। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20-20, 30-30 साल लगे रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। और आप अगर उनका काम देखें तो आप कहेंगे यार इनसे बेहतर एक्टर इंडस्ट्री में कोई नहीं है। बिल्कुल। सो द फैक्ट इज, वही चीज़ है ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में मेहनत, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन लक और अल्लाह ताला का की रजामंदी के बगैर ये नहीं हो सकता। मैं ये समझती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इतना जल्दी जल्दी इसलिए था क्योंकि जब कुछ लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ा हुआ हो ना, तो फिर अल्लाह ताला एक अकेले आपके रिस्क का वो इंतज़ाम नहीं कर रहा होता। आपके साथ जितने लोग होते हैं उनके रिस्क का एक सिलसिला चल रहा होता है। तो मुझे लगता है जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे ना, वो उनके रिस्क का एक जो सिलसिला था वो मेरे से चल रहा था। वो अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके से वो बैक टू बैक नहीं यार, जिन लोगों का रिस्क लगा हुआ है वो उनको पहुंच जाए। आप कुछ रिस्क हम दोनों के साथ भी लगा दें, हम माइंड नहीं करेंगे। आजकल तो आप दोनों लगा अच्छा, दें, घर बैठे मिल जाए तो ज्यादा इजी हमें नहीं है। थोड़ा ही दे दें। थोड़ा था आजकल दुआ आप से दोनों पहले लगा दें, हालात कैसे कैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दें। अब हम जाएंगे अपने बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड कवाल भाइयों की तरफ। आपकी नहीं बात करें एहतशाम भाई, आप रिलैक्स करें, अभी आपकी तारीफ आगे जाके करेंगे हम। कुछ, सारे नहीं, सिर्फ कुछ। अब जिसने जो फैसला करना है वो कर ले कि कौन प्यारा है और कौन नहीं। मुझे तो आपने आते ही कह दिया था, मेरी तो बात आप तो पक्की हो गई। एक और, मैं तो हूँ। मैं तो 120% हूँ भाई। भाई मैं आजकल की जनरेशन से बड़ी इम्प्रेस नहीं, कि मतलब कि कोई क्या तारीफ करे। जो खूबसूरत होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो चुप नहीं, करके मैं बैठे आपके रहते हैं। प्यारों में अच्छा, शामिल यानी हूँ, कि ये आप कह रही खूबसूरत है और ये दोनों नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने भी कुछ नहीं। अच्छा चले, आपस में सारे बच्चे फैसला कर लें। आई लव द फैक्ट दैट हमारे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारे सामने बैठे हैं। देखिए व्यूअर्स, 60 से 70% हमारी आवाम यूथ है। इन्हीं लोगों ने हमारे मुल्क का नाम रोशन करना है और हमारे लिए एम्बेरसमेंट कॉज करनी है। डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं।
बट यू गाइस आर ऑल ऑसम। एंड जी डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा फिर थैंक से। यू सो मच, सेम हियर। आपको लगता है कि आप मेरे दिल में रहती हैं ना, तो सलाम दुआ तो करनी होती है ना। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। ओके, सो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आपसे आज एक बड़े ही अहम और मेरी फेवरेट चीज़ की बात होनी है, लेकिन ना अजय नहीं, ओके मुंडा बैठा है, Okay. मुंडे नाल गल करनी है। मिस्टर यंग मुंडा, प्लीज टेल अस के एक्टिंग की जर्नी, ये आपने बातों बातों में ना पहले कह दिया फिर अपना फर्स्ट प्ले डेब्यू भी कर दिया, जरा हमें कहानी बताएं। करैक्टर ऑफर हुआ था क्योंकि मैं उस ड्रामे का म्यूज़िक डायरेक्टर था, तो जब मैं म्यूज़िक लेके प्रोड्यूसर के पास बैठा तो वहाँ पे कोई करैक्टर डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा यार तुम एक्टिंग करना चाहते हो? मैंने कहा इन केस अगर घर के करीब सेट लगा हुआ है तो मैं कर लूँगा, मुझे कोई मसला ये नहीं। क्या बात हुई? मतलब मैं अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं था आना चाह रहा मुझे, क्योंकि मेरे बहुत अब A मेरे very good सारे दोस्त जो है ना, नहीं हम ये कहते तो मैं डायरेक्टर ने कहता हाँ बहुत करीब है वो दरवाजा है, उससे बाहर निकलो और निकलती चली जाओ, अच्छा मैं क्योंकि वापस ना आना फिर। मैं प्रोड्यूसर के साथ बैठा था ना, फर्क हो गया था। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ मैं उसमें दो ही चौधरी बैठे थे बस। दो ही चौधरी बेटे। अच्छा, तो ये वहाँ से- बातों बातों में बात हुई। जी जी, वहाँ से मुझे करैक्टर ऑफर हुआ और राव कुर्बान साहब हमारे बहुत अच्छा बड़ा नाम है हमारा, तो जब मुझे पता लगा कि लिखा उन्होंने तो वहाँ पे राव साहब भी बैठे हुए थे। राव साहब साथ अभी मेरा बड़ा शफकत है उनकी मेरे पे, तो उन्होंने कहा यार करैक्टर ना कर लो। मैंने कहा चले ठीक है करैक्टर कर लेते हैं। और लकीली मैं जब सेट पे गया तो मुझे पता लगा कि मेरे जो सीन्स हैं वो सारे हैं इस्मत आपा के साथ। वो भी हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बहुत है। बड़ा नाम, लेजेंड। और जब मैं पहले दिन अपना सीन परफॉर्म किया तो उन्होंने मुझे किसी के सामने कुछ नहीं बोला, उन्होंने साइड पे आके मारा नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा मेरे से और उन्होंने कहा कि अच्छा जैसे मैं बोलूँगी ना तुमने ये ऐसे बोलना। मैंने कहा ठीक है। और मैं ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे एक्टिंग कैरियर के अंदर इस्मत आपा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं और मेरे साथ डेली रूटीन में भी बड़ी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनसे मैंने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने मुझे एक एक मेरी लाइन जो है वो पढ़ के बताई और परफॉर्म करके विद फेस एक्सप्रेशन और रिपीट करके। एहतशाम एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी। नहीं बताते लोग, सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं और हमारे सीनियर्स ही हैं जिन्होंने हमारी उंगलियां जी, जी, पकड़ जी, पकड़ के हमें सिखाया। जी 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 जी। एंड द फैक्ट दैट आप ये बात कह रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एज अ लिटिल बिट ऑफ अ सीनियर। मेरी जी। कोई औकात नहीं है, बट आपसे क्योंकि पहले से काम कर रही हूँ तो इतना ज़रूर जी, कहूँगी जी। कि वेल डन यार, गुड जॉब कि आपने नाम लिया। थैंक यू सर। खाली एक्टिंग के अंदर ही नहीं, इवन कि मुझे ये जब मैंने जैसे मैंने बताया कि जब मैं कंपोज और लिरिक्स कर लेता था और मुझे ये होता था कि यार अब ये आवाज़ कौन सी सूट करनी है, तो वो शुरू में बड़ा टफ था मेरे लिए। जब वो सॉन्ग लॉन्च होता और उसके इतने व्यूज़ चले जाते, उसको इतने लोग शेयर कर रहे थे, तो मुझे होता था यार बताना पड़ता था नीचे जाके ना कि यार म्यूज़िक डायरेक्टर को भी कोई सलामी पेश करे थोड़ी सी। हम भी पड़े हैं राहों में। हम भी पड़े हैं राहों में। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये आइडिया हुआ कि जब आपकी प्रोडक्ट तब ही अच्छी होती है जब उसके अंदर सब लोगों की एक एफर्ट जो है वो शामिल होती है, और शायद मैं अकेला करूं तो वो चीज़ वो ना बन भाई सके। जितना गुड़ डालोगे उतना ही उतना होगा। मीठा होगा। और हर बंदे का अपना हिस्सा होता है। यही वाली बात है कि जब मैं अपना मॉर्निंग शोज़ कर रही होती हूँ तो हमेशा मेरी यही बात होती है, जिस तरह मैं ज़ैनब इज़ अ रेगुलर पार्ट एंड देन मेरी एक फैमिली है जिनके साथ हम काम करते हैं। अकेला एंकर बैठ के कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये लोग बहुत पसंद है। मुझे एक और बात याद आ गई, अभी हमारा एक काफ़ी फेमस शो स्टार्ट हुआ है, तो इमरान अशरफ जब उसका फर्स्ट एपिसोड कर कर आया, लवली। इमरान अशरफ तो इंसान ही बहुत अच्छा है। अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ तो इमरान अशरफ ने मेरे से पूछा कि यार मैंने कैसा किया, हालांकि मैं मतलब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ से, और मैंने कहा इमरान भाई इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश कर दिया, हालांकि वो उर्दू भी नहीं था तब तो जर्मन नहीं करें, बस इंग्लिश तक ही रहना। तो मुझे इतना मैं समझता हूँ कि मैंने अपने सीनियर से और अच्छे काम करने वालों से ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिक की हैं। आई एम जस्ट अ लिटिल फ्लावर इन दिस गार्डन, और मुझे लगता है कि जिस फूल की ज़्यादा खुशबू आ रही है उसके करीब रहने से ही थोड़ी सी खुशबू हमें भी मिल जाती है। बस अल्लाह ऐसे ही। दुआ अपने आप को फूल भी बुला लिया। आपने तो अभी तक कहा था कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो फिर कभी- आपने अपने आप को फ्लावर्स क्यों बना दिया?
मैं अब कल ही कहूँ इस उम्र मैं में। सिर्फ इसकी हंसी की वजह से नहीं किया है, क्योंकि बड़ी देर से हमने ना दुआ की वो वाली हंसी नहीं सुनी, ये वाली। और मुझे मेरा सर याद ये आ मुझे गया। दलील करके निकली। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहा करते थे अभी तक हंसी नहीं। फूल ही रहे गोभी का फूल ना बने, बाकी बाकी सब ऐसे गोभी भी बड़ी अच्छी ये अब होती आपने है। किसको बोला? रंग तो खैर जी, जी। जिसने पहना है उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। मैं सदके जाऊं मेरी शहजादी, मेरा चंचल सा फूल। मुझे ये बताइए कि आज आप जिस टॉपिक पे बात करनी होती है उसका कलर पहन के आ जाती हैं। हो जाता है खुद ही, मैं कुछ नहीं करती। व्यूअर्स, हमने आज शहद पे बात करनी है, तो शहद की बोतल बन के आ गई है लड़की हमारी। येलो गोल्डन कलर होता है शहद बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शहद की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि शहद नाम सुनते ही एक मिठास सी महसूस होती है। आपका दिल, दिमाग, हर चीज़ जो है ना वो एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून फील करना शुरू कर लेकिन देता है। इस वक्त तो भूख ही महसूस होती है। वो एक अलग बात है, लेकिन डिपेंड करता है ना टाइम क्या, अब हाँ, इफ्तार के आप किस टाइम शायद सुन रहे हैं? लेकिन आप time आप? ये भी देखें कि इफ्तारी करते ही अगर हम जो भी ड्रिंक्स अपनी ले रहे हैं, किसी फ्रूट की या कोई भी अपनी स्मूदी बना रहे हैं, अगर हम उसमें उस शहद का कंजम्पशन कर लेंगे तो हमारी एनर्जी कितनी बूस्ट हो जाएगी। और पूरे दिन में लाइक 15 आवर्स 16 आवर्स जो हमने फास्ट किया है, उसमें बॉडी में जो भी ब्रेक डाउन हुए, जितने भी आप समझे हमारे मसल्स के, टिश्यूज के ब्रेक डाउन हुए बने, वो जाके सबको एक सूदनेस का इफेक्ट देगा और आपकी बॉडी को एक एनर्जी दे देगा कि आप अपने बाकी दिन के काम कर सकते हो। आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत टाइम से चल रहा है। रमज़ान में ऑफ कोर्स वो ज़्यादा एक ट्रिगर हो जाती है चीज़। अगर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इन सभी चीज़ों को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अब दिन पूरा गर्मी होती है, जैसे ही इफ्तार के बाद हम फील करते हैं कि एक ठंडा थोड़ा सा एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, और फिर शहर तक जो लोग बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, उनको अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन होना, ठंड लग जाना बहुत कॉमन है। अगर शहद का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सभी चीज़ें जो है आप टैकल कर सकते हो, क्योंकि ये एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। और उससे मज़े की चीज़ है, आपका कोई भी बर्न हुआ है, कोई भी वुंड है, मैं यही कहने लगी थी, शहद का एक बहुत अमेजिंग इस्तेमाल ये भी है। बिल्कुल आप उसके ऊपर शहद को लगा दें तो आपको और किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है अपने उस जले हुए को ठीक करने के लिए। हाँ जी। आपका वो बर्न वैसे ही ठीक हो जाएगा। सनबर्न अगर आपको होता है तो आप अपनी स्किन पे भी उसको अप्लाई करके एक नेचुरल मॉइस्चराइजर यूज़ करके एक ग्लोइंग स्किन हासिल कर सकते हैं। अब आप दोनों कितना को शहद का इस्तेमाल करते हैं, इसकी तरफ हम ज़रा आगे जाके आएंगे। मैं अपनी ये वाली घड़ी नहीं उतारती, हर कोई कहता है मैचिंग घड़ी पहन लिया करे। मैं कहा ये मुझे बताती है कि आज मैं कितने कदम चली हूँ, सो एक्सरसाइज भी हो जाती है अच्छी खासी। ये बताइए ज़ैनब कि शहद के मज़ीद और क्या फ़वाइद है, और हमारे गेस्ट से भी पूछना है कि ये कितना को शहद इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अगर शहद की बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना उसका भरपूर होता है। बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत सारी अपनी ग़िज़ा से नहीं मिल रहे होते बिलफर्ज, बहुत सारे मसाइल की वजह से। तो शहद एक वो ऐसी चीज़ है जो आपको सभी न्यूट्रिएंट्स को एक फुल पैक बना के, जिसमें विटामिन B6 शामिल है, विटामिन B12 शामिल है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मौजूद हैं। आपने चाहे अपनी उसको मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना हो, शार्प करना हो, बूस्ट अप देना हो, शहद एक वंडरफुल काम करता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ जो हैं वो कॉमन होती जा रही हैं, जिसमें एस्थमा नंबर 1 हमारी जो है वो एक होती जा रही है। फ्लू का बहुत ज़्यादा हो जाना, छींकें आना, सुबह उठते हैं तो छींकें आने लग जाती हैं। तो एक ड्रिंक अगर आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो जिन लोगों को ये मसला आता है वो दरपेश नहीं आएगा। एहतशाम इतने गौर से सुन रहा है कि मुझे लग रहा है ये मसाइल इनको होते हैं। मुझे आपको होता है, अक्सर एक सीज़न आता है जब सुबह उठते हैं तो छींकें आ रही होती हैं, गले में खराश हो रही होती है। लाहौर का वेदर अब इस तरह का हो गया कि पूरे आपको ना पाकिस्तान साल का। में 2 दफ़ा वायरल ना ज़रूर होना होता है पूरे गले का। पाकिस्तान में एहतशाम ऐसे ही है बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो शहद है ना, मैं एक होम रेमेडी करता हूँ, उसमें जिंजर जूस डाल के और उसका एक स्पून ले लेता हूँ, तो मैंने अक्सर अदरक देखा का कि वो- रस निकाल के जी, शहद जी, में मिक्स कर। जी जी जी, मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो काफ़ी मतलब मेडिसिन से बेहतर होता है। ये आप जो सिंगिंग कम्युनिटी की टोटका है ना वो आप हमें दे रहे हैं। हाँ, और नहीं, ये ये मुझे मेरी- भी एक सिंगर ने बताया था मेरी कि घर का टोटका, घर का टोटका, सिंगरों की टोटके पे नहीं जाते। वो उनके बहुत अच्छे टोटके नहीं, होते हैं। नूरजहां साहिबा अचार मुलट्ठी, खाती थी। ये सारी चीजें मुझे सिंगर्स ने जी, ही जी, जी, बताई। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी आपने क्या मुलट्ठी बोला, दैट्स वेरी बेनिफिशियल विद शहद के साथ। हनी, शहद के साथ, जिंजर जूस के साथ।
और बाकी तो कोई नहीं, मुझे नहीं पता होता छोटी में मक्खी का बड़ी मक्खी का पड़ा हुआ है, खा लिया बस। एज लॉन्ग एज ओरिजिनल हो। एग्जैक्टली शुगर से बेहतर है योगर्ट में डाल के आप खाएं इसको, इट्स वे बेटर। मजा आ गया। हाँ दही में तो बहुत ही मजे का लगता है, और फ्रेश अगर दही हो, डब्बे वाली नहीं। मुझे लगता है कि ये वेट लूज में भी थोड़ी सी हेल्प करता है, क्योंकि ये कावा बताने लगी थी, जरा वो भी ड्रिंक भी जान लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, वेट लॉस की बात आ गई तो पहले ये बता देती हूँ, जिन लोगों ने वेट लॉस करना है वो पानी में शहद का इस्तेमाल करें, और जिन लोगों ने वेट गेन करना है वो दूध के साथ शहद का इस्तेमाल करें। ओके। और जो ड्रिंक है उसमें ये है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपनी उन एलर्जी से बचना है, तो आप 1 ग्लास पानी का ले लें, उसको बॉईल होने के लिए रख दें। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो अपने 1 कप में 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा अदरक का जो एक टुकड़ा है वो, और 1 इंच दालचीनी, उसको डाल के ऊपर से पानी पोर करके ऊपर कवर कर दें। जब वो थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसको आप डेली बेसिस पे पिएं, आप देखेंगी कि आपको वो एलर्जीज जो है वो इतना ट्रिगर नहीं करेगी। ऑसम। दुआ, आप कितना का शहद को इस्तेमाल करती हैं? मैं खासकर सर्दियों में शहद को सुबह उठ के नीम गर्म पानी में पीती हूँ, और और जब मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि पीछे सर्दियों में मेरा गला एक टाइम ये हुआ कि सुबह 6 बजे बिल्कुल बंद हो गया। ये स्मॉग भी था और फिर वायरल भी घूम रहा था। इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि ना मेरे से बोला जा रहा था, मेरी ये चीज़ यहाँ से स्वेल होने लग गई बाकायदा। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अब तो बहुत फेस मास्क बन जाते हैं, मुझे तो लगा दुआ काफ़ी करती होगी ये चीज़। शाम आज सिर्फ तंग करने के लिए उस बेचारी को बैठे हुए, तो क्या उसने बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो सिर्फ पैदा हुई थी और उसकी सजा आज तक हम उसे दे रहे हैं। शहद के थोड़े से फायदे ऐड कर रहा हूँ बस, और वही बस गले के लिए भी हो तो But मिक्स it's करके true. पी लेती हूँ पानी में, नीम गर्म पानी। बट बाय द वे, लगाने में भी शहद बहुत अच्छी चीज है। एज अ स्किन एक्ने की बेस्ट ट्रीटमेंट है शहद। एंटीबैक्टीरियल है ना, एंटी माइक्रोबियल है। एक दो दफा मैंने ट्राई किया था स्किन पे, सूथिंग इफेक्ट आता है प्यारा प्यारा। आपको अगर सन बर्न हो रहा हो और समझ ना आ रही हो कि स्किन पे क्या अप्लाई किया जाए, तो थोड़ी सी एलोवेरा जेल लें, उसके अंदर शहद डालें, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्रीज कर दें, मिक्स करके अच्छी तरह आइस क्यूब्स में फ्रीज कर दें। अब वो 1 आइस क्यूब निकालें, सुबह सुबह अपने फेस पे लगाएं। एक तो इतना सूदिंग इफेक्ट, और जो बर्न हुए होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और एंटी एजिंग भी होता है शहद। तो इससे आपकी अगर फाइन लाइंस और रिंकल्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं तो आप उसको भी इम्प्रूव इससे कर सकते हो। बाकी जो अपनी स्मूदीज़ हम डेली बेसिस पे पी रहे हैं, अपने जूसेस पी रहे हैं, अगर हम उसमें शहद डाल लेते हैं तो हम उनके जो फ़ायदे हैं आप समझे उनको डबल अप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दही लिया, दही में आपने आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने स्ट्रॉबेरीज़ डाली, थोड़ा सा शहद डाला, और आप उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके अगर इफ्तार में ले लेते हो तो आप ये देखेंगे कि आपका जो एक बड़ा डिहाइड्रेशन वाला मामला चल रहा था उसको आप बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। मैं एडअप करूँगा ये बिल्कुल ही। अब रोज़े का है तो क्या उसकी डिटेल बताएं। एक होता है ना बल्लों वाला पराठा बोलते हैं, डबल साइड पराठा होता है ना, बल्लों वाला ही होता है। उसके बीच में शहद लगा के ऊपर से दूसरा पराठा रख के गोल करके क्रीम भी डाल दे, मलाई भी डाल दे। पहुंच गई हैं, पहुंच गई हैं। पेट में मरोड़ उठा, सारी होने वाली है एकदम। वो सुबह एक खाया हो ना तो रात तक जो है ना सुकून है। तो वो एक तो नहीं होता, वो तो 2 होते हैं ना, उत्ते भी पराठा थे, नीचे भी पराठा थे, बीच में क्रीम थे, एक शहद खाया हो तो। हाँ, लेकिन इसके साथ एहतशाम, अगर ये सुबह इस सहरी के टाइम ले रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में 2 बॉइल्ड एग जरूर लें। क्योंकि होता यह है कि जब आप प्योर कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं ना, चीनी भी का मतलब शहद में भी कार्ब है, मतलब पराठे में भी कार्ब है, तो उस वक्त तो पेट भर जाएगा। जब 3 घंटे बाद पेट में चूहे दौड़ेंगे फिर पेट कहेगा तो मुझे और कि ये मेरे साथ क्या किया। तो 2 अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप 2 बॉइल्ड एग्स इन द मॉर्निंग ले लें जब आप सहरी करते हैं। मोस्टली आप कराची जाते हैं ना, अब तो लेट नाइट लाहौर में भी काफ़ी ऐसे हो गए हुए हैं कि बड़ा अक्सर होता है कि आप रात को आ रहे होते हैं ना स्टूडियो से वापस, तो आपको नहीं खाने की चाय पराठा, तो ये चाय पराठा, तो फिर इसमें पता लगे इसमें और जिद्दत भी है, कभी ऊपर ऑमलेट लगा देते हैं, कभी अंदर शहद क्रीम लगा देते हैं। भाई अब तो पराठे भी बकरे बकरे टाइप के आ गए, चॉकलेट वाले पराठे आ गए हैं, तो पराठों में पिज्जा पराठा आ गया है। जी 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 जी। वो और बात है कि शक्ल हमारी पराठों जैसी हो गई है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दुआ से बहुत जरूरी काम करवाना है आज मैंने। दुआ के लिए तालियां बनती है भाई, दुआ के लिए दुआ करनी चाहिए, दुआ के लिए, दुआ के लिए। अल्लाह इसको और तरक्की दे। एग्जैक्टली, जो आंसर था ना वो अलग से बोलती थी 1 2 3, पता लग जाता था कि यार ये वाला है। मुझे आइडिया हो गया कि इसने क्या किया।
बिल्कुल ऐसे नहीं कर एहतजाम एवं जिस बिकॉज आपकी टीम हार गई। नोट नहीं किया, इसने अच्छा किया टीम ऐसे। हार भी गई और फिर मैंने इनसे तोहफा भी दिलवाया ना टीम भी। तो मुझे ये खुशी हुई है 2 बच्चों को एक घड़ी मिली है, तो मेरा दिल खुश हुआ। हाँ मैं भी बड़ी इस बात से खुश हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल मसरूफियत क्या चल रही है? 8 करोड़ काम आप दोनों कर रहे हैं। रमज़ान में तो अभी ये है कि माशाल्लाह से ये रमज़ान को ही एंजॉय करते हैं हम, लेकिन ये कि क्योंकि ईद के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फिर ये था कि रमज़ान से पहले मैं अपना एक एल्बम करके आया। मैं काफ़ी ट्रैवलिंग की, मैं मालदीव्स गया, फिर मैं चिंग माई गया, फुकेट गया, बैंकॉक गया, तो वहाँ पे मैं कुछ एल्बम के लिए अपना काम करके आया हूँ, उसकी लॉन्च करेंगे। फिर मैं जून बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी तो मैं अब आगे इससे बड़ी बताने लगा था, अब मैं बता अरे इससे भी बड़ी ओए हाय चले। जून में मैं जा रहा हूँ, हम लोग बॉलीवुड के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह कैलिफोर्निया में जा रहा हूँ। वहाँ पे हमारे कुछ अच्छे नाम, हाँ सारे वीजे लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे क्विज शो तो है ही नहीं। नहीं हम एक्टिंग भी करते वो हैं। एक्टिंग तो है, क्विज शो नहीं है। एक्टर भी है। एक्टर इधर आप हमारी बात कर दीजिएगा, आपके साथ तो बैठे बैठे प्रोड्यूसर आपको कास्ट कर देते हैं। आपकी वजह से तो हमारी बात हो नहीं है, बल्कि ये तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती जा रही है। बेसिकली एहतशाम का तरीका है कि आप दोनों को कोई काम नहीं मिला, आप चुप करके acting मेरा करें। एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, आई होप के ईद के कुछ 1 महीने बाद आ जाएगा। उसकी बड़ी एक टिपिकल सी स्टोरी है, बड़े हट के, एक हमारा काफ़ी फेमस चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क होगा अभी। एज एन एक्टर? नहीं, एज अ म्यूजिक कंपोजर जो है। एक्टिंग बड़ी मुश्किल है। मैं ये जो एक्टिंग कब कर रहे हो फिर से? ये अपने सॉन्ग्स में करके आया ना, जहाँ पे मेरे अपने पैसे लगने थे, खुद ही एक्टर आ बताया गए। तो है कि जो सेट घर के पास हो। अच्छा, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी मैं कहना चाहूँगा स्पेशली माहिरा खान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक सॉन्ग में वो हैं, अरीशा राजी ने मुझे बड़ा अच्छा, बिल्कुल तंग नहीं किया इन लोगों ने। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि जो लोग मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं और आपके साथ ताउन करते हैं। देखिए जी और जताते भी नहीं, सबसे अच्छी बात। मैं आपको एक ये ताउन से याद आया, अभी आगा शराज आए हुए थे आपके शो में, तो मुझे याद है मैं कराची गया हुआ, तो आगा भाई मेरे पास आ गए, मुझे उन्होंने जो रिहाइश दी हुई थी ना, तो उस एक रूम के अंदर कुछ लोग जो थे वो नामुनासिब से रह रहे थे, मतलब एटमॉस्फेयर वाज नॉट दैट गुड। तो आगा भाई मेरे से मिलने आए और रात के 3 बजे हुए थे, तब उनकी वालदा भी हयात थी, और आगा भाई मुझे वहाँ से लेकर गए अपने घर, अपनी वालदा को उठा के अपनी वाइफ के रूम में सुलाया और मुझे कहा नहीं तू उधर नहीं रहेगा, तो इधर रहेगा। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस तरह के सीनियर्स मिले हैं जो इतना प्यार करते हैं, वरना आजकल के ज़माने में कौन इस तरह चलता है, कौन किसको पूछता है जी, और जी। कौन किसी को क्रेडिट देता है। बिल्कुल ऐसे ही, और बिल्कुल यही चीज़ है, अगेन रब ताला ने जिसको भाग लगाने हैं उसको भाग लगाने। मैं आपको बताऊं कि हमारे ईमान का ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इंसान की खिदमत करनी है, खिदमत खल्क करनी है। एक हदीस के अंदर है कि क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरी उम्मत में से एक मुफलिस लोग, पता है कौन से होंगे? उन्होंने कहा हजूर पाक हम तो यही समझते हैं कि जिसके पास दौलत नहीं होगी वो मुफलिस होगा। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मती में से मुफलिस सबसे ज़्यादा वो होगा कि जिसके पास क़यामत के दिन नेकियों का पहाड़ होगा, लेकिन उसने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की होंगी, उसने किसी का हक खाया होगा, किसी से गलत काम करवाया होगा, कुछ भी किया होगा। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन वो लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हमें हमारा हिसाब दें। तो अल्लाह कहेगा कि आज का दिन तो सिर्फ नेकियों का दिन है, तो तुम ऐसा करो कि इसकी नेकियां जो है ना वो ले लो जितने इसने तुम्हारे से किए। तो कहते हैं कि एंड पे नेकियों के वो पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और अभी भी कुछ लोग पड़े होंगे। तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला अब हम क्या करें? अल्लाह कहेगा कि अपने हिस्से की बुराइयां इसको डाल दो, और फिर उसके पास अपनी नेकियां भी खत्म हो जाएंगी और बुराइयां भी आ जाएंगी, और वो फिर बुराइयों के पहाड़ के नीचे दब पहाड़ के नीचे फिर उसको दोज़ख में डाला जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप अगर इंसान का हक मारते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो खड़े हो जाएंगे रोज़े महशर आपके आगे। और कोई चीज़ है ना कि व्यूअर्स ज़िंदगी को ऐसे ना जिएं कि जैसे आखिरत ने नहीं आना या आपने अपनी आखिरत तक नहीं। देखें दुनिया में हम ऐसे जीते हैं कि बस यही सारा कुछ है। ये तो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक बाकी महीनों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके चलें और व्यूअर्स दिल बड़ा करें। मुझे एहतशाम की सबसे जो प्यारी बात लगी है ना इन द होल कॉन्वर्सेशन, इन द होल इंटरव्यू, कि आपने कंसिस्टेंटली दूसरे लोगों को क्रेडिट दिया। बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है ये करने के लिए, और उसके साथ साथ इंसान के अंदर आजिज़ी रहती है। फिरौनियत उसी इंसान के अंदर आती है जिसके अंदर की मैं नहीं निकल पाती। आप तो हर चीज़ का क्रेडिट कॉन्स्टेंटली लोगों को ही दे रहे हो।
उनका क्योंकि वो target वसीले है- बने। जी 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 बिल्कुल वो ऐसे ही। वसीले बने। मैं ये समझता हूँ कि उसके बगैर तो मैं शायद आगे जा ही नहीं कर सकता ना। बिल्कुल जी, तो अब एहतशाम और दुआ से अच्छी सी बात, कोई प्यारी सी बात, तो दुआ आपको हमने बतेरी ब्रेक दे दी आपके पिछले हैवी सेशन के बाद होस्टिंग के, तो कोई प्यारी बात, कोई अच्छी बात इस बाबरकत महीने की मुनासिबत से। अच्छा, रमज़ान के हवाले से ना एक जो हमेशा मौला इस्लाम का एक कॉल जो मैं मतलब उसको रख के ना बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें इंसान कर रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस कॉल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो आप कई चीज़ों से हट सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है वो। मौला इस्लाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनका रोज़ा भूख और प्यास के सिवा और कुछ भी नहीं देगा। तो इसके अंदर मौला ने बहुत सी चीज़ें वाज़िया कर दी हैं, तो मैं उसको रख के मुझे लगता है कि आप कई चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप तो जिस बंदे को भी मिलते हैं उससे कुछ ना कुछ गेन करके निकलते हैं। रियलाइज कि आप वो स्पंज है जो जहाँ पे भी बैठ जाता है अगले की सारी पॉजिटिविटी अब्सॉर्ब करके नेगेटिविटी को मेरे एक इग्नोर कर टीचर जाता है। थे तो वो कहते थे कि लाइफ इज़ लाइक एन इंग्लिश सेंटेंस ना, जहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन्स लगा लें, ब्रैकेट्स लगा लें तो यू कैन राइट अनदर लाइन, लेकिन अगर आपने फुल स्टॉप लगा लिया ना तो वहाँ सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तो यू जस्ट ट्राई कि फुल स्टॉप नहीं लगाना ना। कई बातें होती हैं आपके माइंड में बैठ जाती हैं। अगेन आई फील लकी कि मुझे इस तरह के सीनियर्स और टीचर्स मिले हैं। जी जी, मुझे जब शैतान को अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया ना, तो शैतान ने वो हुक्म अल्लाह ताला का नहीं माना और उसने कहा कि मैं सजदा क्यों करूं ना, क्योंकि उसके अंदर एक तकब्बुर का एलिमेंट था। तो उस एक तकब्बुर के एलिमेंट ने उसकी सारी बातों के ऊपर जो है ना वो पानी फेर दिया। बिल्कुल। और एक और चीज़ कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है ना, सिवाय सिर्फ वही एक पूरी कायनात में एक इस तरह का है जिसको डिसीजन मेकिंग की पावर दी हुई है, और किसी को भी नहीं दी हुई। फ्री विल दी हुई है, मतलब फरिश्तों को भी नहीं है। फरिश्ते तो अल्लाह ताला के जो हुक्म उनको बता दिया वो उसके ऊपर चलते हैं। इंसान वाहिद है कि जिसको एक अल्लाह ताला ने आपके अपने हाथ में दिया हुआ है कि आपने अच्छा बुरा क्या है इसको चूज़ करना, और उसका हिसाब फिर अल्लाह ताला ने हमारे से बाद में लेना। तो कोशिश यही करें कि ये जो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, हमें जो अशरफुल मखलूक़ात बना के इतनी एक पावर, सुपर पावर हमें दी है, तो इसको उस तरह यूज़ करें कि जो कल को अगर जब हम इसका हिसाब देने खड़े होंगे ना तो हम बता सकें कि हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक थे। बिल्कुल, और वही वाली बात है ना, अगर आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो फिर आप अशरफुल मखलूक़ात बन के ज़रा नज़र भी आए ना। जी जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, बल्कि जानवर ज़्यादा हया करता है दूसरे जानवरों को। सेगमेंट शुरू होगा और ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हम कलाम की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन हस्बे मामूल एक काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे मेरी प्यारी सी बहन शेफ़ आमना इलियास मेरा इंतज़ार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सोचे 10 रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजर गया। वैसे पता तो चला लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पता चला। आपसे गुफ्तगू भी नहीं कर सकती क्योंकि आपको पता है हाथ धोए बगैर मुझे भी उलझन होती है और आपको भी उलझन होती है। जी हाँ, सफाई निस्फ़ ईमान है और हाथ साफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अगर आपको खूबसूरत जिल्द मिल जाए जिससे प्यारी सी महक भी आए और जर्म फ्री भी हो तो क्या ही बात है। सबसे पहले डेटॉल स्किन केयर, डेटॉल हैंड वॉश से हाथ साफ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किचन में काम करने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अगर आप अपने हाथ अच्छे से साफ कर लेते हैं प्रॉपरली, और ख़वातीन अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो मेक श्योर दैट नेल्स के अंदर से भी साफ करें या नेल ब्रश का इस्तेमाल करें। जरासीम जब खाने में जाते हैं तो फिर सिर्फ आप नहीं, आपके सारे घर वाले बीमार होते हैं, वही लोग जिनके लिए आप इतनी मोहब्बत और प्यार से खाना तैयार करते हैं। ज़ूब से जल्दी से हम हाथ साफ करेंगे, ड्राई करेंगे और बढ़ते हैं अपनी शेफ़ के पास। भाई मज़े मज़े की लाल लाल स्ट्रॉबेरीज नज़र आ रही हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आज बन क्या रहा है, मेन्यू क्या है हमारा? आज शाही कोफ्ते बना रहे हैं, सबरोसो के कोफ्ते यूज़ करेंगे हम। ओह वंडरफुल, बाय द वे सबरोसो के कोफ्ते इतने मज़े के हैं और ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है, बस थोड़ा आपने मसाला तैयार करना है, कोफ्ते डालें और आपकी ज़बरदस्ती अंडे बॉईल करके बेशक साथ डाल दिए, नहीं रख डालने, जस्ट कोफ्ते वाला सालन बनाना है, ऐसे झटपट तैयार रेडी हो जाता है।
जी शाही कोफ्ते बना रहे हैं और स्ट्रॉबेरीज आपने देखी है, स्ट्रॉबेरी डेजर्ट डिलाइट बना रहे हैं और साथ एक ड्रिंक बना रहे हैं रेड क्वीन मॉकटेल। यानी कि आप अपने नाम की मॉकटेल बना रही है। हमारी रेड क्वीन इस वक्त आप लग रही है और वो हम बनाएंगे करशी जामे शीरी से। बिल्कुल। सो ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हम बढ़ेंगे अब ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलाम मेरी प्यारी बहन पेश करेंगी, और कलाम भी लिखा है उस स्कॉलर ने जो आज हमारे शो का हिस्सा बनेगी। जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का बहारों वाला सीज़न जारी है। बहारे रमज़ान हमारी अमेजिंग सी एक ट्रांसमिशन है। एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे अमेजिंग बनाने की, और इसका मज़ा दुबाला बल्कि ट्रिपल हो जाता है जार ऑफ जॉय स्पेशल एडिशन से। लिप्टन ने इतना खूबसूरत ये तोहफ़ा जो है वो अपने जो सार्फिन हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके लिए क्रिएट किया है कि क्या ही बात है। कंज्यूमर्स के लिए आपको पता है कि हमेशा लिप्टन कोई नया और अमेजिंग और यूनिक गिफ्ट लेके आता है, और वैसे भी रोज़ा खुलते ही सबसे पहले तलब होती है एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ चाय की, और लिप्टन की चाय हो तो आहा। और ओ माय गॉड, सबरोसो के कोफ्ते भी तैयार हो गए। जी बस ये पक रहे हैं। वही तो बात है ना कि विद इन फ्यू मिनट्स सबरोसो के प्रोडक्ट्स ही इतने अमेजिंग हैं। और जब हम बात करते हैं अमेजिंग प्रोडक्ट्स की, तो हम कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति को कैसे भूल सकते हैं। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जिसमें अब हम फ्राई करेंगे कुछ अमेजिंग से सबरोसो के प्रोडक्ट्स भी। थोड़ा सा ऑयल हम डाल लें ताकि हम डीप फ्राइंग की तरफ जा सकें। और कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति पिछले 60 साल से आपके मेरे हम सब के मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा बन रहा है, और 100% खालिस और नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार करदा कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। एंड ऑफ कोर्स हमने अपनी अमेजिंग डिशेस भी तैयार करनी है, फ्राइंग की तरफ भी आएंगे, लेकिन कुछ लम्हे बाद वहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, और जब वक्त करीब आता है तो हम फ्राई करते हैं अपने सबरोसो के किसी ना किसी अमेजिंग प्रोडक्ट को। तो आज बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट हम नगेट्स फ्राई करेंगे सबरोसो के, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि सबरोसो के बहुत से अमेजिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके जो स्प्रिंग रोल्स इन्होंने लॉन्च किए वो भी बड़े पॉपुलर रहे। आई रिमेंबर जब उन्होंने कोई 2 साल पहले या 3 साल, पता नहीं कितना अर्सा पहले चिकन कचौरियाँ की थी लॉन्च, तो मतलब इतना ब्रिलियंट प्रोडक्ट, और आप उसको बेक भी कर सकते हैं और आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू यूटिलाइज इट। उसके साथ साथ जहां हम अपने नगेट्स को फ्राई कर रहे हैं, नहीं सबरोसो के नगेट्स को फ्राई करें, अपने नगेट्स को नहीं फ्राई करें, नगेट्स हैं मुर्गी के। सो हम अपने नगेट्स को भी फ्राई करें यहाँ पे, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमने इंतज़ाम करना है उन नगेट्स को डिश आउट करने का। तो डिश में निकालने से पहले हमेशा कोशिश करें कि आप ज़ूप का इस्तेमाल करें। सिर्फ इतना सा ज़ूप आप रखेंगे, लिटरली 2 स्मॉल पीसेस, और ये सारे नगेट्स जो हैं इस पर ड्रेन आउट हो जाएंगे। एक तो इसकी अब्जॉर्बेंसी भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ एक जो बहुत इसकी और पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि कैलोरी काउंट तो हो ही जाता है, ये सेफ है। बिल्कुल। अखबार, न्यूज़पेपर्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह, उनके जो पेपर्स होते हैं उन पे स्याही होती है, वो इंक जो है वो बेसिकली इंसान के लिए जहर है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे मैं नगेट्स को फ्राई कर रही हूँ, और हम ज़ूप के ऊपर उनको डिश आउट करेंगे। आप बताइए कि किचन में एक ड्रिंक थी जो आपने हमें कहा था कि आप बनानी सिखाएंगी। जी आज हम ड्रिंक बना रहे हैं, रेड क्वीन मॉकटेल है। इसके लिए हमने 1 ग्लास ले लिया है रेड ग्रेप जूस का, और 1 ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है हमने, 1 ग्लास सोडा वाटर है, एंड देन अगेन जो हमारी इसकी सारी टोटल सीजनिंग होगी वो होगी करशी जामे शीरी से। मैं जूसेस इसमें ऐड कर देती हूँ, एंड देन और करशी जामे शीरी 100% खालिस अर्कियात से तैयार करदा, बहुत ही एक अच्छा और मयारी प्रोडक्ट जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और रमज़ान में क्या पूरा साल मेरे घर में इस्तेमाल होता है। और उसकी सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि सर्दियों गर्मियों में दोनों में इस्तेमाल होता है। लोग एक्चुअली हमेशा सोचते हैं कि ये तो हमने इससे ठंडी ड्रिंक बनानी, बट अगर आप इसको गर्म दूध के अंदर भी कंबाइन करें, करशी जामे शीरी को या करशी का शरबत इलायची, तो बहुत ही अमेजिंग जायका आता है। और ये देखें क्या खूबसूरत, ये रेड क्वीन ड्रिंक थी ना। हाँ जी, लेकिन अब रेड क्वीन पे मैं फंस गई क्योंकि आज आप भी रेड क्वीन लग रही हैं। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा हम करशी जामे शीरी डालेंगे एज एन अकम्पनीमेंट,
कलर भी वो एक्चुअली रेड क्वीन कलर, रेड क्वीन कलर, और वो बेस के ऊपर ना इस तरह सर्व करें और साथ में स्पून दे ताकि उसको मिक्स करें राइट बिफोर सर्विंग। और उसके साथ साथ हम अपने नगेट्स पे भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि जितनी देर हम अपने नगेट्स को फ्राई कर रहे हैं आप कुछ ब्रेक की तरफ निकलें, क्योंकि ओह डिजर्ट तो मेरे से मिस ही हो गई। जी ये कैसे बनाई है ये भाई? स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट डिलाइट है। बिल्कुल इजी एंड क्विक मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपने जेलीज ले लेनी है। स्ट्रॉबेरी जेली हमने ले ली थी, स्ट्रॉबेरीज फ्रेश मार्केट में अवेलेबल हैं, वो ले ली है। साथ में हमने थोड़ा सा कस्टर्ड बना लिया, उसके अंदर हमने क्रीम ऐड कर ली थी। जेलीज हमने सेट करके बिल्कुल हमने उसको फोक के साथ अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। वो फिर हम इसी के अंदर क्रीम कस्टर्ड के अंदर ही जेलीज ऐड कर देंगे। एंड देन हमने कस्टर्ड जैम ले लें आप थोड़ा सा, उसके अंदर हमने जेलीज जो ये स्ट्रॉबेरीज हैं इनके चंक्स कट कर लिए, इनकी हमने लेयरिंग कर ली है, ये आपके सामने है। और ये सबसे ऊपर जो है वो हमने स्ट्रॉबेरीज डाल के उसके ऊपर हमने स्ट्रॉबेरी की जेली ऐड कर दी है। तो ये आपके सामने है चिल्ड, आप इसको सर्व करें। और बातें करते करते ये देखिए नगेट्स भी रेडी हमारे क्रिस्पी चिकन नगेट्स तैयार हो गए सब डोसों के। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं ज़ूप के ऊपर, जिसकी इतनी अमेजिंग अब्जॉर्बेंसी है। और लाहौर और इस्लामाबाद में अज़ान का वक्त हो रहा है, तो आइए बढ़ते हैं हम अज़ान की तरफ, जितनी देर हम यहाँ पे इफ्तार की तैयारी मोहब्बत प्यार से सपोर्ट करती हैं आप, और साथ साथ हमारे होती हैं। और यहाँ पे एक और मेरी प्यारी सी गुड़िया बैठी हैं दुआ करने के लिए तैयार। लेकिन पहले हम ज़रा बच्चों से तो मिल लें। हमारी रोज़ा कुशाई की एक गुड़िया आज हमारे साथ है, मिनाहिल शकील, 10 साल की हैं और क्लास 5 की स्टूडेंट हैं। सो हमारी इस प्यारी बेटी का आज रोज़ा है, तो ये रोज़ा कुशाई करेंगी हमारे साथ। और बाकी सारे बच्चे तो वैसे ही हमारे लाडले हैं, है ना, है ना। और ये एक छोटा सा मटर भी बैठा हुआ है हमारा, ये एक पालू छा मटर भी हमारा बैठा हुआ है। सो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करेंगे। सलमा आपकी तरफ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या परवरदिगार आलम, अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा अपनी पूरी रूहानियत के साथ मुकम्मल हुआ, और दूसरा अशरा जो कि अशरा मग़फ़िरत है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। हमें कबूलियत के इन अय्याम में अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने तमाम असातिज़ा कराम और तमाम तर मुहसिनीन के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत समेटने का मौका अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बुल आलमीन, जितने लोग इस वक्त मेरे साथ दस्ते सवाल दराज किए हुए हैं उन तमाम की तमाम दिली हाजात को कबूल व मकबूल फरमाना। या रब्बुल आलमीन, तमाम की मुश्किलात को आसान फरमाना। मुल्क पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान और ख़ुसूसन अवाम पाकिस्तान पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमाना। परवरदिगार आलम, अहलियान ग़ज़ा और अहलियान कश्मीर और जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं उनकी मौज़ाना तौर पर ताईद व नुसरत फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन।